हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 चैप्टर नंबर 8 पार्टनर्स देयर रिलेशंस एंड लायबिलिटीज इन एलएलपी। चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 3 होने वाली है ये वीडियो। ठीक है, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया था किसी कारणवश, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है आई थिंक ऑनर्स का जो एग्ज़ाम है 12 तारीख को है, तो इसलिए मैं बना दे रहा हूँ। और जो आपके प्रोग्राम का है वो आई थिंक 22-23 तारीख को समथिंग को एग्ज़ाम है आपका इस चीज़ का, बिजनेस लॉ का। तो इसमें हम टॉपिक डिस्कस करने वाले पार्टनर्स एज एजेंट ऑफ एलएलपी। सेक्शन 26 के अंदर है कि पार्टनर्स जो है एलएलपी के एक तरह से एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। तो वो किस केस में हो सकता है, किस तरह हो सकता है, वो हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम जानते हैं पार्टनर्स एज एजेंट ऑफ एलएलपी सेक्शन 26। सबसे मेनली हम इसमें क्या जानने वाले हैं, सेक्शन 26 के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन 26, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज फॉर द बिजनेस द एलएलपी प्ले द रोल ऑफ एजेंट। देखो जो एलएलपी है, ठीक है, एलएलपी के अंदर जो बिजनेस है वो क्या है, एक एलएलपी के लिए एजेंट की तरह रोल माना जाता है। ठीक है, एलएलपी होती है बट कोई भी पार्टनर नहीं होता। मतलब एलएलपी क्या है, एक रोल है एजेंट की तरह, बट जो उसके पार्टनर्स है वो एजेंट की तरह रोल नहीं करते। इट मीन्स जो एलएलपी है ना वो एक तरह से एजेंट वर्क करती है। ठीक है, बट जो उसके पार्टनर्स है ना वो एजेंट की तरह रोल नहीं प्ले करते हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट पार्टनर्स शैल बाइंड द लायबिलिटी बाय इट्स एक्ट। ठीक है, जो पार्टनर्स है वो एलएलपी को बाउंड करते हैं, किससे, अपने एक्ट से। यानी जो पार्टनर्स के काम होते हैं सिर्फ उसी से वो बाध्य होते हैं एलएलपी के। ठीक है, अदरवाइज जो हमारे पार्टनर्स है ना एलएलपी के, वो एज अ एजेंट वर्क नहीं करते। ठीक है, सिंपल बात है। आप इतना समझो कि जो एलएलपी है ना, जो एलएलपी है वो एक तरह से एजेंट वर्क करती है, बट जो पार्टनर्स है ना वो एजेंट वर्क नहीं करते। वो सिर्फ यहाँ तक बाध्य होते कि उनको सिर्फ एलएलपी का काम करना है बस। ठीक है, यहाँ तक लायबल होते, इसके आगे लायबल नहीं होते हैं। सिंस अ पार्टनर इज एन एजेंट, जब पार्टनर एक एजेंट की तरह काम करेगा, ही इज एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट और रिप्रेजेंट एलएलपी इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन। वो क्या करेगा, एलएलपी को एज अ थर्ड पर्सन क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर वो कहीं पार्टी पे गया है, मतलब किसी पार्टी के यहाँ गया है कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने, ठीक है, कोई भी डील करने गया है, तो वो क्या है, एज अ एजेंट जाएगा। ठीक है, एज अ एम्प्लॉय और एज अ एजेंट ऑफ एलएलपी जाएगा कि वो उसके रिप्रेजेंट में आया है। ठीक है, तो वो क्या है, उसको एलएलपी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एलएलपी के बारे में वो बताएगा, तो एलएलपी की जगह वो जाएगा। ठीक है, द एजेंट कैन बाइंड प्रिंसिपल ओनली इफ ही एक्ट। जो एजेंट है ना वो सिर्फ प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही एक पार्टनर को बांध सकता है, बाध्य कर सकता है कि भाई तुम्हारा ये काम है। ठीक है, उसके अलावा और भी कोई काम एजेंट के रूप में नहीं करवा सकती एलएलपी पार्टनर से। स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, इसकी जो अथॉरिटी की स्कोप है वो बहुत बड़ी होती है। इस डिटरमाइन एक्सप्रेस इम्प्लाइड अपेरेंट अथॉरिटी इन एमरजेंसी। ठीक है, कुछ अथॉरिटीज होती है इसकी, ठीक है, एजेंट की क्या होती है, पहले एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी वो होती है जो एलएलपी के बिहाफ पे बताती है। ठीक है, द पार्टनर हैज गिवन एक्सप्रेस अथॉरिटी बाय एलएलपी ऑन द बिहाफ ऑफ एलएलपी विद थर्ड पर्सन। जब भी किसी थर्ड पर्सन से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट बनाना होता है, तो उसके लिए जो हमारी एक्सप्रेस अथॉरिटी है वो काम आती है। वो क्या है, हमारे एलएलपी को क्या करती है, अपने एलएलपी को थर्ड पार्टी के सामने क्या करती है, रिप्रेजेंट कर देती है। दूसरा है इम्प्लाइड, इफ अ पार्टनर हैज एक्सप्रेस अथॉरिटी, अगर किसी पार्टनर के पास एक्सप्रेस अथॉरिटी है तो डू पर्टिकुलर एक्ट, देन उसको क्या है, कुछ ऐसे काम होंगे जो उसको इम्प्लाइडली करने होंगे। ठीक है, जैसे एलएलपी क्या करती है, ठीक है, या कोई भी इंसिडेंटल अचीवमेंट हुआ है या कुछ जो है, तो उसके लिए उसको क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी भी बनना होगा। अपेरेंट अथॉरिटी, अ पार्टनर कैन ऑल्सो बाइंड एलएलपी। एक पार्टनर क्या है, वो एलएलपी को क्या कर सकता है, बाध्य कर सकता है उसके काम के लिए कि वो थर्ड पार्टी के पास जाके उसके बिहाफ, उसके प्रॉफिट के लिए वो बात कर सके। अथॉरिटी इन इमरजेंसी, अगर कोई भी इमरजेंसी होता है, कोई लॉस होता है एलएलपी को, तो उसके लिए भी एक अथॉरिटी बनाई जाती है। एक्सटेंड ऑफ एलएलपी, अब एलएलपी एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, टू फिक्स एंड द एलएलपी ऑफ एक्ट डन बाय देयर पार्टनर्स फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी एग्जिस्ट। कहाँ पे एक्सटेंड होता है, यानी बढ़ता है। द एक्ट और ओमिशन बाय पार्टनर मस्ट बी लॉन्गफुली, अगर पार्टनर्स ने कोई भी ऐसा
काम किया, ठीक है, जिसमें वो भूल गए, कुछ भी करना भूल गए, तो वहां पे जो एलएलपी वो क्या होगी, एक्सटेंट हो जाएगी। ठीक है, मस्ट बी कोर्स ऑफ एलएलपी बिजनेस के हिसाब से होना चाहिए, और ये एलएलपी अथॉरिटी के हिसाब के साथ होना चाहिए। विदाउट अथॉरिटी ये वैल्यूबल नहीं माना जाएगा। रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन मस्ट बी रिजल्ट पार्टनर्स लाइबिलिटी। ठीक है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी को क्या रिजल्ट करते हैं ये लोग। अब लिमिट्स क्या क्या है एलएलपी एक्ट, एलएलपी की लायबिलिटी क्या, एलएलपी इज नॉट लायबल। एलएलपी किन किस केस में लायबल नहीं होता, एलएलपी पार्टनर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू एक्ट डन विद इन द स्कोप। यानी जो भी एलएलपी का स्कोप है उसके अंदर अगर आप डन करते हो अपने काम को, तो वहां पे एलएलपी बाउंड नहीं होती है। नॉट मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट, मतलब आप अगर मान लो कोई पार्टनर है, ठीक है, कोई भी एक एलएलपी है, उसका पार्टनर है ए, ठीक है, अब ए ने क्या है, एलएलपी में कुछ काम किया, ठीक है, तो उसके लिए तो एलएलपी लायबल है। ठीक है, अब मान लो इसने क्या है, बाहर जाके कुछ भी ऐसे इलीगल कर दिया, कोई भी इलीगल डीलिंग कर दी थर्ड पार्टी के साथ, कुछ भी कर दिया, तो उसके लिए एलएलपी है लायबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो बाउंड्री से बाहर चला जाके उसने कुछ किया, तो उसके लिए एलएलपी लायबल नहीं होती है। ठीक है, अगर मान लो एलएलपी के नाम से कोई भी के वो कर लेता है, फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, तो उसके लिए एलएलपी लायबल नहीं होती अगर ये फ्रॉड करता है फिर। ठीक, द पर्सन हैव नो अथॉरिटी, उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो एलएलपी के बिहाफ पे कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बनाए, अथॉरिटी बनाए, ठीक है, जिससे दूसरे उसको प्रॉफिट हो रहा हो। द थर्ड पार्टी इज नॉट अवेयर, अगर कोई भी थर्ड पार्टी अवेयर नहीं है तो हैज नो अथॉरिटी, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो उस पर बिलीव करे। ठीक है, कि मान लो भाई उसने बोला मैं इसके बिहाफ पे आया हूँ एलएलपी के, तो वो उस पर विश्वास करे। एलएलपी इज लायबल। अब एलएलपी किस किस केस में लायबल होगी, अगर कोई भी रॉन्गफुल हो गया या गलत कुछ भी आपने कर दिया है, भूल गए, ठीक है, आप गए तो थे एलएलपी के बिहाफ पे, एलएलपी ने आपको भेजा था अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए, आपने क्या किया, कुछ भूल गए या कुछ ऐसा गलत कर दिया, तो उसके लिए एलएलपी लायबल होगा। द रॉन्गफुल एक्ट, कोई भी अगर आपने रॉन्गफुल एक्ट किया अथॉरिटी के साथ, तो वो भी आपका क्या है, एलएलपी लायबल हो जाएगा इस केस में। लायबिलिटी इन केस ऑफ होल्डिंग आउट, ठीक है, सेक्शन 29 कहता है एलएलपी व्हेन रिसीव क्रेडिट एनी फाइनेंशियल बेनिफिट बाय थर्ड पर्सन, ठीक है, ड्यू टू रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अनदर पर्सन, लायबिलिटी इज लायबल एक्सटेंड टू क्रेडिट रिसीव बाय इट और फाइनेंशियल बेनिफिट ड्राइव देयर ऑन। देखो, अगर मान लो कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसने क्या किया, गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, थर्ड पर्सन को, एलएलपी को थर्ड पर्सन के सामने गलत तरीके से वो कर दिया। ठीक है, अब उसने कोई भी बेनिफिट ले लिया था पहले ही, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो एलएलपी ने बेनिफिट ले रखा है उसके लिए लायबल है, तो एलएलपी क्या करेगा, उस जो भी बेनिफिट का अमाउंट है, कुछ भी जो रिसीव किया था, वो उसको क्या कर दी, वापस कर देगी। इसके लिए अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है ना, तो वो क्या है, एलएलपी की लायबिलिटी मानी जाती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इफ एनी इवेंट इज केयर्ड आउट बाय द एलएलपी, अगर कोई भी ऐसा इवेंट है जो एलएलपी द्वारा करा जाता है, तो अगर मान लो उसके जो पार्टनर्स विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर के साथ डिफ्रॉड करना चाहते हैं, एलएलपी एनी अदर पर्सन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्सन, और कोई भी ऐसा पर्सन जो फ्रॉड करना चाहता है, द लायबिलिटी ऑफ एलएलपी शैल बी अनलिमिटेड, जो लायबिलिटी होगी ना एलएलपी की, वो क्या अनलिमिटेड मानी जाएगी। ठीक है, हैज नो नॉलेज ऑफ इट, अगर एलएलपी को कोई भी इसकी नॉलेज नहीं है तो, ठीक है, अगर उसकी नॉलेज नहीं है इसके लिए, तो कैरिड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लायबिलिटी, ये क्या है, फिर इसका जो डन एक्ट है वो विदाउट एलएलपी अथॉरिटी के चलेगा। एलएलपी लायबिलिटी टूवर्ड्स प्रॉपर्टी, जो एलएलपी की लायबिलिटी है ना प्रॉपर्टी के टूवर्ड्स, ठीक है, तो वो क्या होगी, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर शैल बी मेट आउट प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी ओनली, जो एलएलपी की पार्टनरशिप है वो सिर्फ एलएलपी की ही है। ठीक है, एलएलपी के अलावा वो पार्टनर्स की नहीं बन जाएगी। अब बात करते हैं एक्सटेंड ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, एक्सटेंड ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, पार्टनर इज नॉट लायबल। अब देखो, हमने अभी देखा कि एलएलपी कहाँ लायबल होती है, कहाँ नहीं होती। अब हम देखते हैं पार्टनर्स कहाँ लायबल होते हैं, कहाँ नहीं होते। अब पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी अराइजिंग इन कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई भी ऐसा रीजन है जिससे एलएलपी में कोई भी ऑब्लिगेशन अराइज हुई है, ठीक है, कुछ भी अराइज होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है एलएलपी में, तो उसके लिए जो पार्टनर है ना वो पर्सनली लायबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो अकेला एलएलपी नहीं चला रहा, जितने पार्टनर्स हैं सभी मिलकर लायबल होंगे, कोई भी पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होगा। ये सब पूरी एलएलपी ही लायबल मानी जाएगी,
पार्टनर नॉट लायबल फॉर एक्ट, अगर किसी और पार्टनर ने कुछ एक्ट कर दिया, ठीक है, तो उसके लिए भी पार्टनर लायबल नहीं होता। अब पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल, अगर किसी और पार्टनर ने एलएलपी के अंदर कुछ कर दिया, कुछ भूल गया, कुछ डिफॉल्ट कर दिया, कुछ गलत कर दिया, तो उसके लिए भी पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होता। अब किस केस में होता है? पहला, अ पर्सन इज लायबल फॉर हिज रॉन्गफुल एक्ट, अगर वो विदाउट एनी अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड के कुछ भी रॉन्गफुल कर देता है या ओमिशन यानी भूल जाता है, तो उसके लिए पार्टनर क्या है? लायबल माना जाता है। लायबिलिटी ऑफ डिसीज्ड पार्टनर वेयर आफ्टर पार्टनर्स डेथ, जहाँ पे पार्टनर की डेथ हो जाती है, एलएलपी कंटिन्यूज यूजेस द नेम ऑफ डिसीज। अगर मान लो कोई पार्टनर था, ठीक है, अब वो नहीं रहा, तो अगर आप उस पार्टनर का नाम अभी भी एलएलपी में यूज कर रहे हो ना, ठीक है, तो ये क्या है? आपके लिए इलीगल माना जाएगा, तो इसके लिए आपको फाइन भी देना पड़ेगा। आफ्टर डेथ आप उसके नाम को यूज नहीं कर सकते हो अपने एलएलपी के अंदर, तो इसके लिए तो पार्टनर्स पर्सनली लायबल माने जाते हैं। लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन, द पार्टनर शैल बी लायबल टू पे कंपनसेशन एनी पर्सन सफर्ड बाय एनी लॉस डैमेज रीजन ऑफ रॉन्गफुल कंडक्ट। अगर मान लो आपके वजह से किसी और पर्सन को कुछ भी रॉन्गफुल मतलब लॉस सफर करना पड़ता है, ठीक है, डैमेज होता है, किसी लॉस से सफर करना पड़ता है, तो आप उसके लिए लायबल हो कि आप उससे उसका जो कंपनसेशन है वो उसे दोगे। पेनल्टी सेक्शन 30 कहता है, देखो सेक्शन वैसे याद करने की जरूरत नहीं आपको, वैसे अगर आपको याद है तो आप याद कर सकते हो। व्हेन देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, जहां पे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड होती है, सेक्शन 30 है। देन बिसाइड द अनलिमिटेड डेप लायबिलिटी विद इम्प्रिजन, अगर आप कुछ भी ऐसे डिफॉल्ट करते हो जहाँ पे 2 साल की तो जेल हो सकती है, प्लस 50,000 से लेके 35 लाख तक का आपको फाइन पड़ सकता है, या आपको दोनों पड़ सकता है, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको वहां पे आप लायबल होगे और पेनल्टी आपकी अलग से लगेगी। अब बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर आप कोई भी फ्रॉड हो जाता है तो उसके इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी किसकी होती है? लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स। देखो, इफ एनी एक्ट इज कैरिड बाय एलएलपी और एनी पार्टनर्स, देखो अगर आपने ये आई थिंक वही वाला पॉइंट है जो अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी पार्टनर जो है डिफ्रॉड करने की सोचता है क्रेडिटर के साथ, तो वो लायबल माना जाएगा। पेनल्टी एवरी पर्सन गिल्टी, अगर कोई भी पर्सन गिल्टी पाया जाता है तो उसको पनिश किया जाएगा, किसके साथ? या तो आपको जेल हो सकती है 2 साल की, या 50,000 से 5 लाख तक का फाइन हो सकता है, जो भी पार्टनर गिल्टी पाया गया। फिर आता है कंपनसेशन, एलएलपी और पार्टनर और डेजिग्नेट पार्टनर लायबल होते हैं कि जिसको भी लॉस हुआ ना कि उसके उनके रीजन से, तो उसको वो कंपनसेशन देंगे, उसके लिए एलएलपी लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दूसरे पर्सन को लॉस हुआ वो किसके वजह से हुआ है? पार्टनर्स के वजह से हुआ है, तो इस केस में पार्टनर्स लायबल माने जाएंगे, एलएलपी लायबल नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक जो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक रह जाता है, वो है विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 9 रह जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी। फिर ये लास्ट है, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर भी आपका डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो चलेगी होगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।